Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are live on Facebook and Zoom with another amazing content, how to write perfect business email. तो एक दुआ के साथ हम आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। बहुत शानदार दुआ है और आज के सेशन से मुताबिकत भी रखती है ये दुआ। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और इसका तर्जुमा है, ए मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर और मेरी ज़बान से गिरा खोल दे कि मेरी बात समझ सके। अच्छा, इस सेशन को महमूद सिद्दीकी साहब ने कंडक्ट करना था, लेकिन उनको कोरोना के कुछ सिम्टम्स जो है वो महसूस हुए, तो डॉक्टर ने उनको मुकम्मल रेस्ट का कहा है। और टुडे अदील दुर्वेश साहब विद अस, और अदील साहब का मैं तारुफ कर रहा हूँ। ही इज़ एन एनर्जेटिक टीचर, ट्रेनर एंड होस्ट। माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। अदील साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका मुख्तसर सा तारुफ करवाऊँ। अदील साहब एक ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग का इदारा है, पढ़ाओ सबक, उसके सीईओ हैं और पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेस स्कूल के अंदर ये माशाल्लाह एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं। और डाइस एक ब्रिटिश काउंसिल का प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है, उसमें ये लीड फैसिलिटेटर हैं। और पिछले दिनों मैंने इनको देखा कि ये ग्रांट राइटिंग पे काफ़ी इन्होंने वर्कशॉप्स दी हैं। पाकिस्तान की बड़ी एनजीओज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने इनके सेशन को अटेंड किया है। माशाल्लाह फेसबुक पर और दीगर प्लेटफॉर्म पर हम इनको देखते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि माशाल्लाह ये एक एफएम 88.6 में एज अ आरजे भी जो है वो लोगों को गरमाते हैं। वंस अगेन अदील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने शॉर्ट नोटिस में ज्वाइन किया। और ओवर टू यू। बस आज का टॉपिक जो है हम आपके हवाले करते हैं। स्टार्ट करें अदील साहब। Thank you so much, Yusuf. It was really wonderful opportunity to contribute towards the Chase Up, and more importantly, सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ कि जो आपके जो ट्रेनर थे, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, क्योंकि जो है ये वो चैलेंजिंग टाइम पीरियड्स हैं जहाँ हम सब जो है वो सेहत से और फाइनेंशियली दोनों जो है वो चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं। So I pray that he recovers as soon as possible. This is a continuation of the first part of the program, which was done by another trainer regarding the effective email writing or writing the perfect business emails. If we talk about the emails, it's really one of the important communication tools in our lives, कि जहाँ पे हम एक दूसरे को अपनी बात पहुँचाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, and more importantly, this is part and parcel the most frequent used mode of communication in our corporate lives. कॉर्पोरेट के साथ साथ हम पर्सनल लाइफ में भी ईमेल्स, जैसे कि आपको पता है, व्यूअर्स के बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, it varies from the formal emails to the informal emails. We'll be having a good discussion in the next 1 hour के प्रोग्राम जो है के कंटेंट क्या है, उसकी चीज़ें क्या हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अगर हम बात करें ईमेल की, तो उसमें क्या होना चाहिए ताकि आपकी ईमेल क्रिस्प हो, इम्पैक्टफुल हो, उसका रिजल्ट भी आपको नज़र आए। अगर हम बात करते हैं ईमेल राइटिंग की, तो बड़ा ज़रूरी है पहले जानना कि 4 टाइप्स की ईमेल्स क्या होती हैं। तो ईमेल्स कैन कैटेगोरिकली बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, 4 कैटेगरीज। नंबर 1 इज़ द नो रिप्लाई ईमेल। At times you have been sending the emails to one another. एक इस तरह की ईमेल जो हम भेजते हैं जहाँ पे हम ईमेल का रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं करते या ईमेल का रिप्लाई नहीं आना चाहिए। इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन। दैट्स एन ईमेल जो हम किसी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए शेयर करते हैं, कोई अनाउंसमेंट्स के लिए शेयर करते हैं, तो ग्रीफ या सौरव के लिए शेयर करते हैं, किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, या कोई इस तरह की जो मैस 1 to mass लेवल ऑडियंस के लिए जब कोई कम्युनिकेशन हो तो उस तरह की ईमेल्स आप शेयर करें। ई ग्रीटिंग्स नॉर्मली जो है वो एमडी या सीईओज की तरफ से जो है मल्टीपल लोगों को जा रहा होता है, जहाँ पे यू डोंट एक्सपेक्ट अ डायरेक्ट ईमेल रिप्लाई। समटाइम्स हो भी जाता है, समटाइम्स ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम ईमेल का रिप्लाई नहीं आता। Second type of email which we have been dealing with is the inquiry email.
This is a sort of an email where you are expecting the response from your recipient, and more importantly response के साथ साथ बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी जो क्वेश्चन होता है, आपका अपना जो सवाल होता है, आपकी जो अपनी क्यूरी होती है, वो क्यूरी का जवाब मिलना आपके अपने रिस्पोंडेंट से। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अगर हम क्यूरी के जवाब की बात करें तो कोई ऐसा सवाल अगर है आपके जहन में कि जो आपने अपने रेसिपेंट से पूछना है, कोई ऐसी क्यूरी है जो जिसका आप जवाब चाहते हैं, कोई गाइडेंस चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल जैसे कि शॉप्स बंद है, आपने किसी शॉप्स चीज़ आपको आपने ईमेल की कि भाई व्हाट आर योर शॉप टाइमिंग्स, या प्रोडक्ट की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस हवाले से आपने ईमेल लिखनी है। या प्रोडक्ट आपका कोई जो है वो ख़राब प्रोडक्ट आ गया, आपको रिटर्न करवाना है, रिटर्न पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए। या फिर अगर आप बात करें हायरिंग के हवाले से, आपने इंटरव्यू दे दिया, आपने इंक्वायर करना है कि आपके इंटरव्यू प्रोसेस कब खत्म होगा या कितने फेजेस तक जाएगा, दैट्स एन इंक्वायरी ईमेल। तो इंक्वायरी ईमेल में आप चाहते हैं कि किसी का जवाब आपको इन रिटर्न मिले, द कस्टमाइज आंसर व्हिच यू विल बी गेटिंग एज पर the question which you have addressed in your email. The third type of email if you talk about over here is the open-ended emails. ये वो emails होती हैं जहाँ पे आप जनरली रिपोर्ट्स शेयर कर रहे होते हैं, अपनी डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंसेस शेयर कर रहे होते हैं, कोई पिछली मीटिंग की फॉलो अप ट्रेंड फॉलो अप जो है वो ट्रेल शेयर कर रहे होते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये वो ओपन एंडेड ईमेल होती है जहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होती है, openly और एक डिस्कशन चल रहा होता है। Generally in the open-ended email you have more than two participants where the entire loop or the group of the recipients have been part of this communication process, and collectively two or more people come towards a conclusion by exchanging their ideas, informations and the thought processes over the email. The fourth type of email is known as the action email. One of the very कॉमन टाइप ऑफ ईमेल जो हम देखते हैं दैट्स नोन एज द सेल्स ईमेल्स, कि आपने सेल्स के लिए अनसोलिसिटेड ईमेल की और उस ईमेल के बाद आप चाहते हैं कि आपका रेसिपेंट एक्शन करे या रिस्पॉन्स करे या आपने जो चीज़ उनको भेजी है उस पर एक्ट अपॉन करे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेज दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो आपका जो ईमेल का सेंड करने का तरीका है वो इतना पावरफुल होना चाहिए ताकि आपको जो है वो रिस्पॉन्स अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मिले। एक्शन ईमेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी सेल्स ईमेल्स आ सकती हैं। एक्शन ईमेल्स की अगर हम बात करें कंप्लेंट्स ईमेल्स को रिजॉल्व करने की ईमेल्स आ सकती हैं। एक्शन ईमेल्स की अगर हम बात करें तो आप जो है कोई आपने रिक्वेस्ट पुटअप की है, कोई क्वेरी पुटअप की है, उसको रिजॉल्व करने की बात करें। एक्शन ईमेल्स की बात करें तो कस्टमर सर्विस के इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए कोई प्रोडक्ट रिटर्न की ईमेल है, वो सारी चीज़ें जो उस तरह की ईमेल्स आपकी एक्शन ईमेल्स में आती हैं। तो जितनी भी टाइप्स ऑफ द फॉर्मल ईमेल्स है मोर और लेस इट कैटेगराइजेस इन वन ऑफ द क्लासिफिकेशन व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अभी। अगर आपका कोई सवाल है तो मेरी रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ आप चैट में लिख दें ताकि आई कैन साइमल्टेनियसली आंसर योर क्वेश्चंस एज वेल। बड़ा ज़रूरी है जानना कि आप ईमेल क्यों लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं एक सवाल पुटअप करूँ और जो नॉर्मली होता है हमारी सोसाइटी में भी कि ईमेल्स हम लिख रहे होते हैं बट हमें रीज़न नहीं पता होता है कि हम ईमेल्स क्यों लिख रहे हैं। Giving an example, if you're passing by a road and you saw a laborer working and वो ब्रिक के ऊपर काम कर रहा है, वो ईंट तोड़ता चला जा रहा है, तो आपने पहले वाले अपने वर्कर से पूछा या अपने मजदूर से पूछा कि भाई तुम ईंट क्यों तोड़ रहे हो, तो उसने कहा मैं ईंट यहाँ तोड़ रहा हूँ, कोई बिल्डिंग बन रही है उसके लिए। दूसरे से पूछा कि भाई तुम ईंट क्यों तोड़ रहे हो, तो दूसरे ने जवाब दिया कि मैं ईंट इसलिए तोड़ रहा हूँ कि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल बन रहा है। तीसरे से पूछा कि तुम ईंट क्यों तोड़ रहे हो, तो उसने कहा कि भाई यहाँ पे एक चैरिटी हॉस्पिटल बन रहा है जो कैंसर के पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इलाज प्रोवाइड करेगा। तो आंसर जो है वो तीनों का मुख्तलिफ था, तीनों से सवाल एक ही पूछे गए तीनों लेबर से, बट मोर इम्पोर्टेंटली जो तीसरा वाला जो बंदा था आपका उसने बड़ा स्पेसिफिकली आंसर दिया, नॉट अलॉन्ग विथ व्हाट एंड हाउ बट ऑल्सो वाई, कि वाई इज ही डूइंग इट। तो बिफोर राइटिंग एन ईमेल बड़ा ज़रूरी है हमें जानना कि हम ईमेल क्यों लिख रहे हैं। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपका रेसिपेंट कौन है और वो चाहता क्या है या एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी अपने रेसिपेंट से। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वो ईमेल आपने क्यों लिखे जा रहे हैं। या तो आप रिस्पॉन्स चाहते हैं अपने रेसिपेंट से या अपने रेसिपेंट को नॉलेज देना चाहते हैं
या अपने रेसिपेंट को जो है अपने डिस्कशन में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपका रेसिपेंट कोई एक्शन ले इसलिए चाहते हैं, या आपका रेसिपेंट को आप ईमेल इसलिए लिख रहे हैं, कोई इंक्वायरी करनी है इसलिए जानते हैं। तो हमने जो पिछली स्लाइड में देखा है अगर, तो ईमेल का लिखना और ईमेल को जानना कि हम क्यों लिख रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने क्यों का नहीं पता तो देन यू मस्ट बी जस्ट एक्सचेंजिंग द ईमेल्स विद द प्लेथरा ऑफ वर्ड्स आप जब एक्सचेंज करते चले जाएंगे, बट आपका वो एक्सचेंज ऑफ द ईमेल्स बहुत लंबी हो जाएगी। तो कोशिश ये करें कि जब भी आप ईमेल लिखें 1 या 2 या मैक्सिमम 3 ईमेल्स एक्सचेंज के बाद जो है आपको उसका सोल्यूशन मिल जाए। सवाल ये बनता है आपको पहले जानना कि जो आपने बात करनी है किसी अपने रेसिपेंट से कम्युनिकेट करना है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने ईमेल को ऑप्ट क्यों किया। क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी फेस टू फेस कम्युनिकेशन या ऑन कॉल कम्युनिकेशन से रिजॉल्व हो जाती हैं, बट बिला वजह हम उसको ईमेल पे ले जाते हैं और बात को बहुत बड़ा कर देते हैं। यू नीड टू फर्स्ट आस्क योरसेल्फ दैट इफ यू कैन रिजॉल्व that problem, which we can resolve or get the answer to that communication verbally, then I suggest go for the verbal communication. ईमेल आपका लेटर फेज में आना चाहिए। गिव एन एग्जांपल, if you want to ask your friend that either you are coming for a meeting or not, or what were the key points of the meeting, you should not be exchanging that email. maybe आप दूसरा इनफॉर्मल तरीका जो है, जो व्हाट्सएप है या वॉइस नोट है या कॉल है या फेस टू फेस जाकर है बात करेंगे तो आपका मसला जल्दी हल होगा, आपको जवाब जल्दी मिलेगा। ईमेल हो सकता है 24/7 लोग ना देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा डिलेड रिस्पांस भी आ सकता है। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल ओवर हियर कि अगर आप जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपने स्टाफ मेंबर के साथ और आपने कहा है उसको कोई रिपोर्ट लिखने को या कोई रिपोर्ट का कंपोनेंट देने को, तो अगर आपकी उससे फ्रेंडशिप है और इस तरह की इनफॉर्मल रिलेशनशिप है ऑफिस में, तो आई सजेस्ट visit his desk, visit him, request him in person कि यार ये, अब कराची वाले वैसे यार बड़ा बोलते हैं, तो उसको आप बोलें कि यार ये काम करते हैं ज़रा जल्दी हो जाएगा यार, भाई नहीं है, तो आपके ख्याल में वो काम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा इन कंपैरिजन टू टेकिंग दैट सेम कम्युनिकेशन या सेम वर्क ओवर द ईमेल एंड मार्किंग 10 or 20 people in the CC with the exclamation mark of the importance and writing in the bracket importance या urgent। तो कोशिश ये करें कि आप बहुत सारी आपकी बातें जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन से रिजॉल्व हो जाती है, ईमेल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जहाँ पे आप ऑफिशियल रिलेशनशिप, ऑफिशियल बाइंडिंग में, चाहे वो कस्टमर से डील कर रहे हो, इंटरनल स्टेक होल्डर्स के साथ कर रहे हो या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ कर रहे हो, वो फिर आपको डेफिनेटली डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज दैट नीड्स सम एविडेंस फॉर दैट कम्युनिकेशन विच यू आर undertaking on or which you want to do it. Reason being why कि इस तरह के evidences बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लम्हे बाद, कुछ टाइम के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी आती है, कोई दोबारा से इन्वेस्टिगेशन आती है, तो यू शुड बी हैव दोज थिंग्स इन राइटिंग। सो बात यही है कि पहले आप जानें कि आपने ईमेल लिखनी क्यों है। नंबर 2 ये जानें कि क्या जो आप ईमेल में बात लिखने जा रहे हैं वो वर्बली कम्युनिकेट हो सकती है, अगर नहीं हो सकती तो देन ऑप्ट फॉर द ईमेल। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू see and you need to understand, make yourself understand that either वो बात जो है आप इंटरनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर इंटरनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं एट योर सेम लेवल ऑफ द स्टाफ मेंबर्स, then it's fine, you can write an informal email. But अगर if you're writing to a senior or to a boss or to an MD of a company, then you need to go for a formal email, or even if you're working with a client, then you need to go for an informal email. नॉर्मली हम गलती ये कि करते हैं, कोई क्लाइंट अगर आपका दोस्त है और आप उसको ईमेल लिख देते हैं तो वो इनफॉर्मल तरीके से आप लिख देते हो, बट मेरा सजेशन है नेवर राइट एन इनफॉर्मल ईमेल स्पेशली टू द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, बिकॉज आपको नहीं पता कि जिस कंपनी में आपको वो फ्रेंड काम कर रहा है या कोई पॉइंट पर अगर डिस्कशन चल रही है आपकी कंसाइनमेंट के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, वो अगर कंपनी छोड़ के चले जाता है या आपको मीटिंग छोड़ के चले जाते हो तो उसी की ईमेल्स कैरी फॉरवर्ड होती है, उसी की ईमेल ट्रेल चल रही होती है। तो अगर आप छोड़ के चले जाएंगे, कंपनी आपकी जगह कोई और रिप्लेस करेगा, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लुक्स अ बिट ऑड एंड ऑफ। तो कोशिश ये करें कि आप फॉर्मल कम्युनिकेशन ही रखें, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जितना भी आपका ब्रदरली रिलेशनशिप है
उस अपने एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ। मेक श्योर यू नीड टू गेट थिंग्स डॉक्यूमेंटेड स्टेप वाइज। अब हम देखेंगे भी कि कंटेंट क्या है उसका और किस तरह से उसको ड्राफ्ट करना है, so you'll have a fair idea. Coming to the next is the ladder of the effective communication. Email is at times the supplementary or the supportive communication channel which you use it based on these communication ladders. If I talk about the two-way communication, अच्छा ladders जो है वो दो हिस्सों में divided होती है। एक लैडर वो होती है जो टू वे कम्युनिकेशन होती है और एक कम्युनिकेशन लैडर वो है जो वन वे कम्युनिकेशन होती है। इफ यू टॉक अबाउट द टू वे कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ द इफेक्टिवनेस, लाइक से मैंने आपको कहा फेस टू फेस कन्वर्सेशन। आपकी अगर किसी से बात हो गई है फेस टू फेस और अंडरस्टैंडिंग हो गई है, समटाइम्स आप ईमेल ड्राफ्ट करते हो उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए, राइट? उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए ईमेल करते हो ताकि जो भी आपने बात की है, जो भी अंडरस्टैंडिंग की है, उसको आपने एक तरह से ब्रीफ तरीके से शॉर्ट पैराग्राफ में या शॉर्ट मैसेज के तौर पे जो है उसको डॉक्यूमेंट कर दिया। नंबर 2 ये है कि कभी कभार आपके स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस हो रहे होते हैं, कुछ मीटिंग्स होती हैं, कुछ फोकस ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, कुछ आपके अपने इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग हो रही होती है। उन बातों को लेकर आपने डॉक्यूमेंट करना होता है, ना सिर्फ डॉक्यूमेंट करना होता है बट आपके आगे एक्शन भी करना होता है कि व्हाट नेक्स्ट टू डू टू गेट द प्रोजेक्ट डन और टू गेट द थिंग्स एक्सिक्यूटेड। तो उसके लिए भी आप ईमेल कर रहे होते हैं। थर्ड इज बेसिकली द हैंड रिटन लेटर, हाथ से लिखा हुआ लेटर या टाइप लेटर है। अगर आपने वो लेटर इन द फॉर्म सपोर्ट लगा के भेजना है या उस लेटर को डायरेक्ट ईमेल पे भेजना है, बट मेक श्योर इफ यू सेंडिंग द लेटर over the email, make sure one thing that you need to draft that letter on the letterhead of the company with the authorized signatory. The reason being why, because अगर आपकी authorized signatory नहीं है, वो लेटर आपको सर्कुलेशन में ईमेल में, तो उस लेटर की इतनी सैंटिटी नहीं रहती है, उसकी वैलिडिटी तो रहती है बट उसकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। फोर्थ कंपोनेंट इज दी लार्ज ग्रुप डिस्कशंस। अगर हम लार्ज ग्रुप डिस्कशंस की बात करें, बहुत वन टू मैनी या सम टू मैनी वाली जो सेशंस आपके हो रहे होते हैं, जिसमें आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसमें आपके सेल्स कॉन्फ्रेंसेस हो रहे होते हैं, जिसमें आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशनल मीटअप होता है, ग्रीट्स होता है, अगर उसके बाद थैंक यू की ईमेल आ रही होती है, उससे पहले ईमेल आ रही होती है, वो लार्ज ग्रुप डिस्कशंस के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, एक्शन अपॉन मिल रहा होता है, एजेंट आप मिल रहा होता है, तो वो वाली कम्युनिकेशन भी आप ईमेल पे देन लेकर आते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें कुछ वन वे मेथड्स की, the first is in this category is the video tapes. Sometimes if you are running a project, for example, for your clients, and your client's requirement is to get that project या activation strategy into the form of a video, जैसे कि आजकल अब e-learning हो गई है, तो बहुत सारी चीज़ें वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आपको कॉम्स का कोई डेटा, कम्युनिकेशंस का कोई डेटा शेयर करना है ईमेल पे, वीडियो टिप्स हैं, फोटोज हैं या कोई इस तरह की चीज़ें, फ्लिकर्स हैं, तो मेक श्योर दैट यू शेयर इट। अगर उसका साइज बहुत बड़ा है, एक चीज़ ख्याल रखिएगा, जब ईमेल पे इस तरह का कंटेंट शेयर करें तो गूगल ड्राइव पे या तो शेयर करें या एक टूल है जिसको हम कहते हैं वी ट्रांसफर, इट्स WETRANSFER, वी ट्रांसफर, उसके थ्रू शेयर करें, लिंक शेयर कर दें, बिकॉज ईमेल पे हर एक को एक्सेस नहीं होता, क्योंकि हर एक के अपने ईमेल एड्रेसेस पे फायरवॉल्स लगी हुई हैं, प्रोटेक्शंस लगे हुए हैं, कहीं पे 10 GB ईमेल आ सकती है, कहीं पे 25 MB की ईमेल आ सकती है, कहीं 15 MB की ईमेल आ सकती है, तो वो साइज की वजह से वेरी करता है और आप शायद जो अपना कंटेंट शेयर करना चाहते हैं वो शेयर नहीं करते, फिर आखिर में फंस जाते कहीं ना कहीं, और कहा जाता है कि भाई मुझे तो वो ईमेल नहीं मिला या मुझे वो फ्लिकर नहीं मिला या मुझे जो है वो वीडियो नहीं मिली। सो मेक श्योर आप ये करें कि जो भी इस तरह का कॉम्स का डेटा शेयर करें, वो डेटा आप साथ में लिंक, प्रेफरेबली लिंक के साथ शेयर करें, ताकि वो लिंक पे जब वो डाउनलोड भी करें तो आपके पास एक नोटिफिकेशन भी आ जाए। देन यू हैव द मास प्रोड्यूस लेटर्स। This is a monthly newsletter, quarterly newsletters, organizational announcement, annual reports of the organization, biannual production या sales reports होती हैं, mass produced letters होते हैं जहाँ पे आप inform कर रहे होते हैं अपने recipient को, तो make sure that this can also be done over the email, this type of communication. Then you have the newsletters depends what's the purpose of the newsletter, either it's for the internal stakeholders or it's for the external stakeholders. So depending on the stakeholder need and the requirement, you share those. Then you have the news items, the bulletins which you're going on. Normally किसी की डेथ हो जाती है उसकी न्यूज़ आती है, किसी की
कोई अचीवमेंट है उसकी न्यूज़ आती है, किसी की बर्थडे है तो बर्थडे विश की न्यूज़ आ जाती है। डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर, या किसी किसी डिपार्टमेंट ने कोई बड़ा आउट परफॉर्म किया है तो उसके न्यूज़ आइटम्स आ जाते हैं, या कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसकी न्यूज़ आइटम आ जाते हैं, कंपनी ने कोई रिकॉर्ड सेल्स की है तो उसकी न्यूज़ आ जाती है, एंड सो फॉर। Ninth is the advertisements. Advertisements is also one of the parts of the email जो नॉर्मली हमारी स्पैम्स में चली जाती हैं। तो कोशिश ये करें कि एडवर्टिजमेंट्स का जो है वो टेक्स्ट कम से कम हो और उसका ताकि इम्पैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। रीज़न बीइंग वाई कि इफ़ जो है वो एडवर्टाइजमेंट की जब हम बात करें तो उस पर एक्शन भी हो, ये वो एक्शन ओरिएंटेड ईमेल्स होती है। तो जब हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट्स की, मेक इट शॉर्ट सिंपल विद अ फ्लिकर, एंड यू नीड टू इंश्योर वन थिंग कि आप उनको बताएं कि एक्शन कैसे करना है। सेल्स क्या कहते हैं एक्टिविटीज़ में नॉर्मली, या सेल्स न्यूज़लेटर में या सेल्स ईमेल्स में एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं आइडा प्लान। It's basically AIDA, attention, interest, desire and action. हम नॉर्मली अटेंशन तो क्रिएट कर लेते हैं, आइडा के AID तक तो पहुंच जाते हैं, डिज़ायर तक, बट कहीं ना कहीं हम मिस कर जाते हैं कि एक्शन कैसे करना है। एक्शन वो पार्ट होता है कि कौन से नंबर पर कॉल करनी है, कौन से ईमेल पर कॉल करनी है ताकि सेल्स हो सके, कौन सा आपकी हेल्पलाइन है, कौन सा आपका UN नंबर है, कौन से पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल से आपको चीज़ मिल सकती है, कितने की चीज़ मिल सकती है, वो सारे एक्शन पॉइंट्स होते हैं। तो मेक श्योर यू कैटेगोरिकली mention your action points, because sales जो emails जितनी भी होती है वो sort of a one way push emails हो रही होती है। तो अगर आपने push email करनी है तो आपका email मैसेज इतना strong होना चाहिए कि आपका जो भी रेसिपेंट है वो उसको खुद ब खुद एक्शन करे। अब तो इतनी एडवांसमेंट हो गई टेक्नोलॉजी में कि आप एक्शन बटन्स क्रिएट कर सकते हैं अपने ईमेल पे, हाइपरलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, और जहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख रहे हैं आप तो कोशिश ये करें उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम को अपने फेसबुक पेज से या अपनी वेबसाइट से लिंक जरूर करें। बिकॉज इफ योर रेसिपेंट और योर प्रोस्पेक्ट, आई कॉल इट, इफ दे वांट टू एग्जीक्यूट और दे वांट टू टेक द एक्शन, सेल्स अगर करवानी है या सेल्स खरीदना है कोई माल, तो डेफिनेटली वो अपनी उस वेबसाइट पर राउट होकर या उस फेसबुक पेज पे या उस लिंक्डइन पे राउट होकर वो आपकी फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आप व्यूअर्स अगर कोई सवाल है तो बिल्कुल आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट पिन मी ऑन फेसबुक इनबॉक्स करें या फिर जूम पे करें ताकि साथ साथ आपके सवाल भी रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है राइटिंग एन इफेक्टिव ईमेल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दिस इज डिवाइडेड इन 3 categories और 3 parts. The first is prior to writing an email. लिखने से पहले क्या चीज़ करनी चाहिए? दो चीज़ें, एक लिखने से पहले, एक while during the drafting an email, और तीसरा है while writing an email. Know the relevant. अदिल भाई, अदिल भाई आई एम सॉरी, आपकी जो आवाज के पीछे ना शोर बहुत ज्यादा है। शोर आ रहा है? मेरे पास तो कोई भी शोर नहीं है यहाँ पे। शायद माइक की वजह से जो ना वो जब आप कुछ कह रहे हैं तो उसके बाद काफी जो ना शोर की आवाज है पीछे से। अब क्लियर आ रही है आवाज? हाँ अब बेहतर है, अब बेहतर है। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मेरा ख्याल है टेक्नोलॉजी ग्लिच है। अभी मूव फॉरवर्ड चलें, कंटिन्यू करें जी। इसके बाद नेक्स्ट है प्रायर टू राइटिंग एन ईमेल। पहली बात है नो द रेलेवेंट ग्राउंड रियलिटीज। जब आप ईमेल लिख रहे हो तो कोशिश ये करें कि पहले हर अपनी स्टैटिस्टिक्स, हर डेटा, हर ग्राउंड रियलिटीज़ को जानें, कॉन्टेक्चुअलाइज करें अपनी ईमेल को, जानें कि आपका रेसिपेंट कौन है, जानें किस कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, जानें कि क्या बात करनी है, किस हवाले से बात करनी है, और उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है। बिकॉज इफ योर बॉस इज आस्किंग यू टू राइट एन ईमेल टू अ कस्टमर, तो ज़रूर जानें उस कस्टमर की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या थी उस कंप्लेन की, ताकि उसको अगर अपॉलजी ईमेल लिख रहे हैं या सेटलमेंट ईमेल लिख रहे हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इज आइडेंटिफाई द अजम्पशंस यू ब्रिंग इनटू द सिचुएशन। अगर आप कोई अजम्पशन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल कस्टमर की कंप्लेन की ईमेल लिख रहे हैं, तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि अगर कस्टमर कंप्लेन आईडी जनरेटेड है तो आपके टीम मेंबर ने उस कस्टमर को कॉल कर ली होगी, जो आपका अपना एसओपी है। So make sure that you need to see what assumptions you are taking it while writing an email. Third is gather the information from a wide variety of sources. आप डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, अपने डिपार्टमेंट से भी गैदर कीजिए, कस्टमर के डॉक्यूमेंटेशन से भी गैदर कीजिए, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली सारे सोर्सेज को, एविडेंसेस को उस ईमेल का पार्ट बनाइए, उस ईमेल ट्रेल का पार्ट बनाइए। बिकॉज आपको नहीं पता किस टाइम पे कौन सा आपका
रेसिपेंट जो 3 या 4 रेसिपेंट है किसी एक बंदे को और ऐड कर दे और वो बीच में जो चलती गाड़ी में शामिल हो जाए। तो ईमेल एक मैं कहता हूँ एक वो बस है कि जो आपकी फॉर एग्जांपल क्लिफ्टन से किमाड़ी तक चली है और आपको नहीं पता उस बीच में कितने स्टॉप्स आएंगे और कितने लोग ऐड एंड ड्रॉप होते चले जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि ईमेल कन्वर्सेशन स्टार्ट तो 2 या 3 लोगों से होती है, बट होते 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 आखिर में 20 लोग होते हैं और आखिर में इतनी एग्जैजरेट हो जाती है कि जैसे पता नहीं क्या मसला था और ये 3 लोगों ने क्यों नहीं रिजॉल्व किया। तो वही बात है, आप उसके एविडेंसेस बिल्कुल अपने ईमेल में लगाते रहें। कल को अगर कोई बीच में से ऐड होता है तो वो ईमेल ट्रेल पढ़ने के बाद उसको अंदाजा हो जाए कि ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी और बात फिर कहाँ पे पहुंची है। Then while drafting an email, it's really important to sort the information into the appropriate categories. कोशिश करें सारी इंफॉर्मेशन ना लगाएं उस ईमेल के अंदर और बहुत सारे लोगों को मार्क ना करें। ये देखो वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। I'll give you one example. I've been working, in fact, conducting the training for one of the organization. वहाँ पे कल्चर ये है कि आपने छोटी सी कोई रिक्वेस्ट भी करनी है, यानी कि अगर आपने हार्ड ड्राइव भी मंगवानी है अपनी आईटी से तो आपने डायरेक्टर को या डिपार्टमेंटल हेड को सीसी में रखना है, उनका कल्चर है ये चीज़। तो यू कैन नॉट गो अवे विद दैट। बट अगर कहीं पे अगर ऐसा भी होता है कि जब आपको अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी अर्जेंसी का एलिमेंट आ रहा है, वहाँ पे उस तरह के ऑफिसर में कहते हैं हमें ईमेल में ना डालें। I saw one of the messages on one of the corporate leaders desk, वहाँ पे लिखा हुआ था don't mark me in the email or don't knock my door until it's the matter of your life and my death। तो उन्होंने कहा जब तक कि तुम्हारी जिंदगी और मेरी मौत ना आ जाए तब तक मुझे बराए मेहरबानी ईमेल भी ना लिखें, ईमेल में मार्क भी ना करें और कमरा भी ना खटखटाएं। सो ज़रूरी है आपने देखना ये है कि आपकी जिस बंदों को आपने ऐड किया है उनका रेलेवेंस कितना है, उनकी ज़रूरत कितनी है उस ईमेल में। बिला वजह लोगों को ऐड करके एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के अर्जेंट करके और ब्रैकेट में अर्जेंट लिखकर, और बहुत ही हम जो करते हैं कॉर्पोरेट लाइफ में कि रेड से मार्क करके और अंडरलाइन कर देते हैं, वो और डेंजरस हो जाती है। तो मेक श्योर कि बहुत सारी कम्युनिकेशन, बहुत सारी बातें फेस टू फेस रिजॉल्व हो जाती हैं। कोशिश ये करें फेस टू फेस रिजॉल्व करते हैं, हर चीज़ को ईमेल पे ना लेकर आए, डॉक्यूमेंट ना करें। तो हर चीज़ को अगर आप ईमेल पे लेकर आएंगे तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत टफ हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आपकी लंच टेबल पर रिजॉल्व हो जाती हैं, आपके जो कहते हैं ना सुट्टे वाली जगह पे रिजॉल्व हो जाती हैं, आपके गॉसिप कॉर्नर्स पर रिजॉल्व हो जाती हैं। तो रिजॉल्व कर लें उस पर, कम्युनिकेशन बैरियर्स को ब्रेक करें। Next is the acknowledge the source of information and use the research based evidence appropriately। कोशिश ये करें, जैसे मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन सारी गैदर करें, रिसर्च बेस्ड हो, एम्पेरिकल डेटा हो, खास करके रिपोर्ट्स के मामले में, कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स के मामले में, और सारी एविडेंसेस को लगाएं और ये भी बताएं कि सोर्सेज क्या इंफॉर्मेशन की। कभी कभार फॉर एग्जांपल अगर आपने इन्वेंट्री का अज्यूमिंग अगर स्टेटस दिया है तो आप ब्रैकेट में लिखते हैं डेटा कहाँ से आया है, एक्नॉलेज करें उनको। एक तरह तो वो एक्नॉलेजमेंट होती है, बट सेकंड ये भी आपको सेफ साइड प्रोवाइड करता है कि आपने वो इन्फॉर्मेशन अपने पास से नहीं डाली है, किसी डिपार्टमेंट से या किसी रिपोर्ट से या किसी सिस्टम से वो जनरेट होकर आई है जिसकी वजह से ये क्या नाम है आप प्रेजेंट कर रहे हैं। देन ऑब्वियसली इफ यू नीड डायग्राम्स, पिक्चर्स, मैप्स तो ज़रूर करें, खास करके कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ईमेल्स या कोई नए प्रोजेक्ट रिलेटेड ईमेल्स या प्रोटोटाइप्स बना रहे हो तो उस केस में आप मैप्स, डायग्राम्स या एड ऑन इन्फॉर्मेशन या जिसको मैं कहता हूँ पेरिफेरल इन्फॉर्मेशन ज़रूर डालें उसमें। कोशिश ना ये करें कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन डाल दें रादर देन कि आपका रेसिपेंट आपसे पूछे कि भाई ये क्या है या ये मिसिंग है या वो मिसिंग है। तो मैक्सिमम डाल देंगे तो जल्दी और कम लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, लोअर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन पे ही वो मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। यूज द आइडिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बहुत ज़रूरी है जानना कि आपने जो ईमेल की है उसको रेसिपेंट किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, ऑब्वियसली सोल्यूशन प्रोवाइड करें। अगर आप समझते हैं कि वो सोल्यूशन आप लिख रहे हैं, वो ईमेल लिख रहे हैं सॉल्यूशंस के लिए, तो सोल्यूशन प्रोवाइड कर दें सारे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। क्लाइंट को अगर आप बता रहे हैं आपकी कोई न्यू ब्रांच खुली है तो उसमें मैप लगा दें, मैप के साथ साथ सारी जो आपने एक्शन पॉइंट्स देने वो भी डाल दें। आई गिव वन एग्जांपल ओवर हियर। बहुत सारे इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो मैनुअल से डिजिटल की तरफ इस वक्त चली गई है, ई कॉमर्स की तरफ चली गई है। तो उन्होंने अपने पार्टिसिपेंट्स को या अपने रेसिपेंट्स को जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि नाउ वी आर ऑपरेटिंग डिजिटल। तो इफ दे आर ऑपरेटिंग द डिजिटल तो उसमें पहले सबसे पहले प्रोसेस बताएं, उसमें पिक्चर्स के थ्रू, इन्फोग्राफिक्स के थ्रू पूरा डेटा फ्लो डायग्राम बता दें, डिस्क्रिप्शन के साथ, लेबलिंग के साथ, लेजेंड्स के साथ।
एंड मोर इम्पोर्टेंटली आप उनको बताएं कि अगर आप फेस टू फेस शॉपिंग नहीं कर पा रहे तो ऑनलाइन शॉपिंग कैसे कर सकते हैं, हाउ इट्स क्विक, how you can make the payment, and how you can endorse that the product is the quality, and what's the process of the customer, or what's the process of the product return अगर करना है तो कैसे process कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि जितने FAQs आपके कस्टमर पे होंगे वो सारे के सारे उस ईमेल में आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ द ईमेल, के ईमेल में क्या होना चाहिए। सब्जेक्ट लाइन होती है, जैसे आप लोगों को पता है कि आप कौन है और पर्पस क्या है। नॉर्मली जो भी पर्पस होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव होता है, यू राइट इन द सब्जेक्ट लाइन। सेकेंड है दी ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स में डियर नेम डालें अपना, फॉर एग्जांपल डियर अहमद एंड कॉमा। लेकिन अगर आप इनफॉर्मल ईमेल लिख रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि आपको कोई फ्रेंड है या कोई जिसका रिलेशनशिप आपके साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है और यू डोंट वांट टू गो इनटू द फॉर्मल रिलेशनशिप, देन यू कैन इवन ऑप्ट फॉर हाय या हेलो या ग्रीटिंग्स या वो भी लिख सकते हैं। बट फॉर्मल है तो कोशिश करें डियर ज़रूर लिखें। देन यू अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो सैल्यूटेशन नहीं लिखते हैं, डियर नहीं लिखते हैं। इट लुक्स अ बिट अनप्रोफेशनल कि आपने अगर ग्रीटिंग्स नहीं लिखी तो कोशिश करें कि ग्रीटिंग ज़रूर डालें। थर्ड इज द इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, योर कंपनी, स्टेट द पर्पस। इफ यू आर राइटिंग एन अनसोलिसिटेड email, so make sure you introduce yourself, your company and your purpose. But if you're writing a solicited email और किसी email के ट्रेल में या किसी लेटर के ट्रेल में या किसी केस की रिस्पॉन्स में आप लिख रहे हैं तो आप उसको ज़रूर स्टार्ट करें रेफरिंग टू फलाना फलाना लेटर या रेफरिंग टू फलाना केस, ताकि वो रिलेट कर सके आप किस केस के बारे में स्पेसिफिकली या कैटेगोरिकली बात कर रहे हैं। Then you have the polite and a formal request. I would be grateful, I'll be thankful, I'll be obliged. इस तरह के words यूज करें। जितनी आपकी ह्यूमिलिटी होगी आपकी कम्युनिकेशन में, उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स आपके सामने से मिलेगा आपको। Then you have the add the background information details if needed. अगर आप समझते हैं कि background information ज़रूरत है आपके अपने रेसिपेंट को समझाने की, तो आप बिल्कुल उसमें ऐड करें, डालें इसमें। Q&A फैसिलिटेशन ज़रूर दें। फील फ्री टू राइट और फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन इफ यू हैव एनी क्यूरीज। आप बिल्कुल ये लिखें, या फिर गेट बैक टू अस ऑन दिस ईमेल एड्रेस और द कॉन्टैक्ट नंबर इफ यू नीड एनी फर्दर डिटेल्स, सो दैट आप यू गिव द ओपन स्पेस टू योर रेसिपेंट टू आस्क द क्वेश्चंस टू, सो दैट अगर कोई इंक्वायरी करनी है, उसको कोई रिजॉल्व करना है, कोई इस तरह की चीज़ करनी है, तो वो आपको आपसे कॉन्टैक्ट कर सके बाद में। देन थैंकिंग नोट ज़रूर लिखें, योर सिंसियरली, बेस्ट रिगार्ड्स, thanking you in anticipation, thanks once again, ये ज़रूर लिखें। and then फिर अपना नाम, और obviously if you are using the Outlook तो signature ज़रूर डालें। if you are using the Gmail वहाँ पे भी e-signature का ऑप्शन अब आ गया है, वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश करें अपना नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डेजिग्नेशन ज़रूर डालें, अपनी सिग्नेचर का पार्ट बना दें, उसको एम्बेड कर दें, ताकि जो भी आप ईमेल लिख रहे हैं तो आपको रेसिपेंट को पता हो कि ईमेल किसकी तरफ से आई है। कभी कभार ये होता है कि आपके ईमेल एड्रेसेस info@ या कमेंट्स@ फलाना फलाना आती है, तो info@ या कमेंट्स@ या FAQ@ पर पता नहीं होता कि रिप्लाई किसकी तरफ से आया है। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप इंडिविजुअल सिग्नेचर डालें। इफ़ यू आर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड बैक एंड पे आप ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करें, then just write the organization's name and the details, the contact details and the other details. Then obviously font matters the most. Ideally in email में डिपेंड करता है कि आपकी ईमेल Gmail पे है या Outlook पे है। कोशिश करें कि कैलिब्राई और जो है वो टाइम्स न्यू रोमन्स करें। इवन जो है एरियल इज फाइन, बट जो वियर्ड किस्म के फॉन्ट्स होते हैं अवॉइड यूजिंग दैट। वो अच्छे तो बड़े लगते हैं बट वो कन्वर्सेंट नहीं होते हैं रेसिपेंट को देखने के लिए। और टेक्स्ट का जो साइज़ है वो भी नॉर्मल होना चाहिए, बहुत लार्ज ना हो या बहुत स्मॉल ना हो। कलर्स का ख्याल रखें, थोड़ा सा ब्लैक कलर से करेंगे तो इट लुक्स अ बिट प्रोफेशनल। हाँ, अगर आपको कहीं पे अपने रेसिपेंट की अटेंशन गेज करनी है तो यू नीड टू चेंज द कलर, बट मेक श्योर आप जो है वो बैकग्राउंड का और फॉन्ट का कॉम्बिनेशन ज़रूर जो है ना वो देख लें, जिसको मैं कहता हूँ फॉन्ट फैमिली। तो बैकग्राउंड अगर आपका लाइट है तो फॉन्ट का कलर टेक्स्ट होना चाहिए, अगर बैकग्राउंड डार्क है तो आपको फॉन्ट का कलर लाइट होना चाहिए। तो फॉन्ट फैमिली का कॉम्बिनेशन ज़रूर देख लें, ताकि आप ऐसा ना हो कि आप ईमेल भी भेज दें और वो रीडेबल भी ना हो। ये दो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं हमने जो डिस्कस किया, फॉर्मल और इनफॉर्मल है। थोड़ा सा इसको डिफरेंसेस देख लेते हैं। दोनों में सब्जेक्ट लाइन आएगी। फॉर्मल में आप डियर सर लिखेंगे या डियर मैडम लिखेंगे या डियर के बाद नाम लिखेंगे। कॉर्पोरेट में नॉर्मली सर और मैडम नहीं यूज़ होता, कोशिश करें कि नाम के साथ एड्रेस करें, इरिस्पेक्टिव वो जितना भी सीनियर है। डियर अहमद या डियर सना या डियर
सुमेर या वटेवर नाम के साथ करें। और अगर आप इनफॉर्मल करें तो हाय हेलो भी कर सकते हैं। फॉर्मल में ऑब्वियसली यूल गिव अ इंट्रोडक्शन, इनफॉर्मल में ऑब्वियसली यूल हैव अ स्मॉल चैट के फैमिली कैसी है क्या है आप उसमें लिख सकते हैं। देन यू हैव द पर्पस आई एम राइटिंग दिस ईमेल टू, और इनफॉर्मल में इवन यू कैन यूज द वर्ड्स लाइक वंडरिंग, इफ आई वाज वंडरिंग ऑफ और आई वाज थिंकिंग ऑफ यू सिंस क्वाइट सम डेज, तो ताकि वो थोड़ा सा पर्सनलाइज इफेक्ट आ जाए। नेक्स्ट यू हैव दी इन केस ऑफ द फॉर्मल आई वुड बी ग्रेटफुल, थैंकिंग करें आप एडवांस में, ह्यूमिलिटी शो करें। बट इन केस ऑफ इनफॉर्मल मे बी शायद इतनी फॉर्मेलिटी होने की ज़रूरत नहीं है। Then obviously you need to have the detailed description in both formal and informal, and आखिर में you need to have the closing remarks with the thanking। और अगर आपकी इनफॉर्मल है तो आप उसमें गुड बाय भी लिख सकते हैं, गॉड ब्लेस भी लिख सकते हैं, टेक केयर भी लिख सकते हैं, स्टे सेफ भी लिख सकते हैं, उस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आजकल आपको पता है पेंडेमिक की सिचुएशन है, एक ईमेल में अपना एक कंपोनेंट जरूर ऐड करेंगे, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, तो वो थोड़ा सा एक पर्सनलाइज फीलिंग आ जाती है, एक अच्छी फीलिंग आ जाती है कि आप अपने रेसिपिएंट के बारे में केयर कर रहे हैं। राइटिंग एन ईमेल की बात है जो थर्ड कंपोनेंट था, पहले हमने देखा था बिफोर राइटिंग एन ईमेल, सेकंड हमने देखा व्हेन ड्राफ्टिंग एन ईमेल, एंड थर्ड वन इज राइटिंग एन ईमेल। हम लोगों ने ऑलरेडी मेजॉरिटी चीज़ें डिस्कस कर ली, आई जस्ट केम थ्रू इट वेरी क्विकली। राइटिंग द एनालिसिस सो इट इज क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिचुएशन विद द रीजंस, आप प्रॉपर्ली उस ईमेल को लिखें, मेक श्योर करें जो कम्युनिकेशन के 7 C's हैं उसको ज़रूर फॉलो करें। अगर आप 7 C's को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली योर ईमेल विल बी शॉर्ट एंड सिंपल, यूज द सिंपल लैंग्वेज विद द जस्टिफिकेशन and don't use the jargons, avoid using the difficult conversation or the difficult words. Identify any gaps in the knowledge or understanding and further actions required. If you feel like कि communication में कोई further details चाहिए, कुछ knowledge चाहिए, कुछ information चाहिए, you can request in a polite way. Make sure you don't forget or you don't leave the humility factor. Next is show that you have been reasonable and fair. Obviously, don't get personalized on the email. Make sure कि आप officially बात करें, आपकी बात भी हो जाए और थोड़ा सा डिस्टेंस भी रखें आप उसमें ईमेल में, पर्सनल ना हो किसी से, थोड़ी सी लैंग्वेज इस तरह से यूज़ करें, आप एक फॉर्मल बात कर रहे हो ताकि आप काम की बात कर रहे हो, किसी के कैरेक्टर पे ना करें कि ना आई न्यू दैट योर कैरेक्टर इज लाइक दैट और यू आर लाइक दिस सो आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस रिस्पॉन्स, नेवर राइट दिस, प्लीज डोंट डू दैट। और आई नो दैट दिस इज द टाइप ऑफ अ कंपनी यू आर वर्किंग इन, नो, बिकॉज आप जो आपका रेसिपेंट है उसके लेवल पे जाकर उसके कैरेक्टर पे बात ना करें, आप अपने कैरेक्टर को हमेशा ऊपर रखो और अपने हवाले से बात करें। Then obviously if you are writing an either email or the sales email, you need to use the persuasive language, action oriented words, थोड़े से पावरफुल वर्ड्स यूज करने की जरूरत है, एडवर्ब्स वर्ब्स बड़े यूज करें और एडजेक्टिव्स यूज करें ताकि आपको लगे आपका प्रोडक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। Then obviously you reach to the conclusion depending on what comparison or what action you want your recipient to make upon. कंक्लूजन ज़रूर करें, थैंकिंग ज़रूर करें, क्लोजर रिमार्क्स ज़रूर लिखें और आखिर में ज़रूर लिखें लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव योर अर्लीस्ट रिस्पॉन्स और अर्लीस्ट एक्शन, और ना वी लुक फॉरवर्ड टू हैव अ लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप। अगर आप एक्सटर्नल को लिख रहे हैं, कस्टमर को लिख रहे हैं, तो वी वुड लाइक टू सर्व और फैसिलिटेट यू विद अ क्वालिटी सर्विस, ये ज़रूर लिखें। तो इस तरह की जो स्वीट लाइन्स होती है ना, वो बड़ी आपकी जितना भी गुस्से में अगर ईमेल पढ़ रहा हो कोई, तो वो कहीं ना कहीं उसके टेम्परामेंट को काम डाउन कर देती है और आपके लिए एक्शन अपॉन करना बड़ा आसान हो जाता है। पुट योर कंक्लूजन ऑब्वियसली बाय एक्शन प्लान। अगर आपकी इंटरनल ईमेल है, कोशिश करें डेट्स के साथ लिखें कि नेक्स्ट व्हेन वी आर मीटिंग एट, नेक्स्ट ईमेल आप कब तक कर सकते हैं, इनवॉइस की पेमेंट कब तक कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस के डिसीजन की 7 डेज का टाइम पीरियड है तो लिख दें उसमें टाइम पीरियड के, एक्शन प्लान का टाइम फ्रेम क्या है। पावर वर्ड जरूर करें for writing the email. These are some of the samples I am showing you. This emails, your letter is to, I am writing this email to, I am pleased to, could you please, requesting form में please email me, please को जरूर अपने साथ रखें। Just a quick reminder, quick note, अच्छा हम करते हैं ये कि हम किसी बात को अगर रिजॉल्व ना हो रही हो ना, सेकंड या थर्ड टाइम में हम बड़े नाराज के मोड में आ जाते हैं, बड़े गुस्से वाले मोड में आ जाते हैं। कोशिश करें अपने गुस्से को कंट्रोल करें और ऑफिशियली बात करें। वी आर सेंडिंग यू द थर्ड रिमाइंडर और द सेकंड रिमाइंडर, ये नेक्स्ट एक्शन ये होगा ना, नेक्स्ट ये होगा, उसमें लिखें, उसमें डॉक्यूमेंट एक्शन जरूर। देयर इज नो हार्म इन राइटिंग इट। ह्यूमिलिटी डजंट मीन्स कि आप जो है बात करते चले जा रहे हैं ह्यूमिलिटी के साथ और सामने वाला सुन नहीं रहा, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है।
आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, इफ इट्स अ बैड न्यूज़ तो प्लीज़ पहले ही बता दें, गुड फीडिंग अबाउट द बुश ना करें, और अगर गुड न्यूज़ है तो भी पहले बता दें कि आई एम डिलाइटेड टू इन्फॉर्म यू। अनफॉर्चुनेटली वर्ड्स यूज़ करें बिल्कुल तरह से, अपोलोजाइज करें अगर आप समझते हैं आपकी गलती है, आपके इदारे की गलती है, एंड देन अपोलोजाइज के साथ उनको सोल्यूशन भी दें। अपोलॉजी इन इटसेल्फ इज वर्थ नथिंग, सो मेक श्योर कि कस्टमर के साथ कर रहे हैं या डीलिंग के साथ कर रहे हैं उनको सोल्यूशन दें, और सोल्यूशन हमेशा विन विन सोल्यूशन हो, जहाँ पे आपकी भी जीत हो उनकी भी जीत हो, बिकॉज रिलेशनशिप ब्रेक ना होना चाहिए, ये याद रखिएगा सब। Things to remember: the message is important, the tone you are using is very important, it's not what you say, it's how you say it matters the most. Fonts, जैसे मैंने कहा, font family या font size बड़े important है. Then paragraphing is really important. Ideally your email should be divided into 3 paragraphs. One is the opening, second one is the body, and the third one is the closing remarks. Then obviously you format your message as per the need के किस तरह से formatting करनी है. कहीं अगर आपने bullseye mention करनी है, कहीं आपने action oriented करना है, तो उसको bold करें, highlight करें, underline करें, inverted comma में करें, किसी भी तरह की formatting आप कर सकते हैं. प्रूफ रीड जरूर करें, गलतियां बहुत करते हैं लोग, एसएमएस लैंग्वेज अवॉइड करें, यूज ना करें. प्रूफ रीड अगर खुद नहीं कर सकते तो किसी से करवा दें, खास करके अगर एक हाई लेवल ईमेल लिखी जा रही है तो. डोंट पर्सनलाइज लाइक आई सेड, एंड नोइंग द रेसिपिएंट्स इज रियली इंपॉर्टेंट, कि रेसिपिएंट्स कौन है और कितने हैं इस रेसिपिएंट में. आखिरी में बिफोर आई क्लोज टू द मैसेज टू माय सेशन, मैं पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ सवाल पूछ ले, अगर सवाल नहीं है तो आखिर में बस आई वुड लाइक टू जस्ट स्किम थ्रू कपल ऑफ स्लाइड्स, 3-4 स्लाइड्स आएंगे. और बड़ा ज़रूरी होता है जब आप ईमेल लिखें कि अपना मैसेज सही तरह से पास ऑन कर दें. अज्यूम ये करना है कि ये ईमेल जो है वो डिफरेंट टीयर्स पे या डिफरेंट लेवल्स पे गई है और डिफरेंट आगे आगे लोग पहुंचाते चले गए. सो लेट्स स्किम थ्रू जस्ट वन बाय वन. अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आया, हाउ टू ब्रेक द लॉन्ग ईमेल्स इनटू पैराग्राफ. राहिल, कोशिश ये करें कि उस लॉन्ग ईमेल का जो जिस्ट है, जो मेन जो पर्पस है, जो जिसके लिए आप ईमेल लिख रहे हैं, चाहे वो एक्शन ओरिएंटेड है चाहे वो इंक्वायरी है, आप ओपनिंग लिखें, ओपनिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डालें. बीच का जो पैराग्राफ है उसको आइडियली अगर आप समझते हैं बहुत लंबी ईमेल करनी है तो पॉइंटर्स में डाल दें, बुलेट्स में डाल दें, 1 2 3 कर दें. तो वो बुलेट्स में जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपका रेसिपिएंट पढ़ रहा होगा ना, इट विल बी इजी फॉर द रेसिपिएंट टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्टेक्स्ट और दैट मैसेज. बहुत बड़े पैराग्राफ्स अवॉइड करें, क्योंकि ईमेल्स आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मोबाइल्स पे स्वैप कर रहे होते हैं. तो अगर आप बुलेट्स में होगा तो उनको पता होगा एक बुलेट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और एक एक लाइन में अगर आप एक एक मैसेज डालते जाएं, एक एक आइडिया डालते जाएं, तो वो इजी टू ग्रास्प होगा और इजी टू एक्ट अपॉन होगा. और आखिर में बस क्लोजर करें. तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन राइट. अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक पासिंग ऑन द मैसेज है, और ये मैसेज जब देखते जाइएगा किस तरह से चेंज हो रहा है. सबसे पहले अगर हम जाएं तो फर्स्ट स्लाइड पे सीईओ ने मेमो एक लिखा, एक ईमेल लिखी मैनेजर को. He says that today at 11 o'clock there will be a total eclipse of the sun. This is when the sun disappears behind the moon for 2 minutes. As this is something that cannot be seen every day, this will be allowed for employees to view the eclipse in the parking lot. Staff should meet in the lot at 10 to 11 when I will deliver a short speech introducing the eclipse and giving some background information. Safety goggles will be made available at a small cost. ये एक मेमो ईमेल थी जो सीईओ ने मैनेजर को लिखी, और मैनेजर को कहा कि भाई आगे अपने मजीद स्टाफ को ये इन्फॉर्मेशन दे देना कि ये इक्लिप्स होने वाला है, जहाँ पे सीईओ साहब जो है टॉक देंगे और इस तरह से जो है 2 से 3 मिनट तक की एक्टिविटी होगी और सब लोग कार पार्क लॉट में जमा हो जाएंगे और आपको गॉगल्स मिलेंगे. अब ये मैनेजर ने ये ईमेल लिखी अपने डिपार्टमेंटल हेड को, और वो ईमेल लिखते हैं 10 today at 10 to 11 all staff should meet in the car park. This will be followed by a total eclipse of the sun which will appear for 2 minutes. For a moderate cost, this will be made safe with the goggles. The CEO will deliver a short speech beforehand to give us all some information. This is not something that can be seen every day. अगर आप देखो ओरिजिनल मैसेज कुछ और था, मैनेजर ने जब डिपार्टमेंटल हेड को लिखा तो वो मैसेज थोड़ा सा ट्वीक हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया. आइडियली होना ये चाहिए था कि वो ओरिजिनल मैसेज ही सबको फॉरवर्ड होना चाहिए था एज अ फॉरवर्ड बटन के साथ. अब आप देखें डिपार्टमेंटल हेड अपने सबऑर्डिनेट को या अपने फ्लोर मैनेजर्स को कैसे लिखते हैं इस ईमेल को. वो कहते हैं द सीईओ विल डिलीवर अ शॉर्ट स्पीच टू मेक द सन डिसअपीयर फॉर 2 minutes in the form of an eclipse.
This is something that cannot be seen every day. So staff will meet in the car park at 10 or 11. This will be safe if you pay a moderate cost. So CEO will disappear a short speech to make the sun disappear. This is something weird and this is something shocking कि message का आपका main content ही change हो गया. अब फ्लोर मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को सुपरवाइजर को कैसे ईमेल लिखते हैं? वो लिखते हैं कि 10 or 11 staff are to go to the car park where the CEO will eclipse the sun for 2 minutes. This doesn't happen every day. It will be safe and as usual it will cost you. See, have you seen this? How this level of the communication in the email is changing? सिर्फ इस वजह से कि पिछली ईमेल को फॉरवर्ड नहीं करे, एक नई ईमेल ड्राफ्ट करते चले जा रहे हैं. लास्ट देखते हैं लास्ट मैसेज क्या है. लास्ट मैसेज है फ्रॉम द सुपरवाइजर टू द स्टाफ. ही सेज सम स्टाफ विल गो टू द कार पार्क टू सी द सीईओ डिसअपियर. कि वो कह रहे हैं सीईओ ही गायब हो जाएगा. इट इज अ पिटी दिस डजंट हैपन एवरी डे. So original message was basically the CEO will be delivering a speech and the sun will obviously disappear as per the eclipse, and this is an activity for 2 to 3 minutes and जहाँ पे goggles मिलेंगे. और आखिरी message है कि some staff will go to the car park to see the CEO disappear. So have you seen the change in the message, the true message, the context? So this is really important. Make sure my friends कि जो भी आप मैसेज लिखें, जो भी आप मैसेज भेजें, या तो उसकी सैनिटी को मेंटेन रखें, उसको आप तोड़ मरोड़ ना करें, उसी को फॉरवर्ड कर दें, या फिर आइडियली स्पीकिंग जो आपका सीनियर लीडरशिप है उसी वही सारे स्टाफ मेंबर्स को ईमेल भेजें, rather than asking your subordinates to rewrite and send the email to their respective staff members. अगर आपके 4 डिपार्टमेंट के हेड हैं, 4 डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करके भेजेंगे, बेहतर ये है कि जो आपका सीईओ ऑफिस है, वो ही इस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करे from one to many. Last but not the least, don't just write an email. Connect with your reader or connect with your recipient. यहाँ पे राही का thanks आया. Thank you so much for watching this video and thank you so much Cheza for giving this opportunity. I hope I was in a better position to contribute something, making this 1 hour a power pack learning session. So thank you so much Yusuf and thank you so much Adil for making me part of this community. It was really wonderful experience. Thank you so much, Atil bhai. Thank you so much, everyone who attended this session. I have just shared a link of feedback form in the chat section. Please don't forget to give us your valuable feedback so that we can make our content more better. Thank you so much once again, Adil bhai, for your valuable insights and for your valuable time. Once again, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. उम्मीद है कि तमाम अफराद जिन्होंने ये सेशन अटेंड किया उनको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा. I would like to request if someone has any question, so you can ask. There is a question at chat section. Long emails को break करने का पूछ रहा था और कोई सवाल ऐसा नजर नहीं आ रहा मुझे इस वक्त. जी बस अभी तक यही सवाल है. मजीद कोई सवाल होगा तो वो भी पूछ लेंगे लोग. जी बिल्कुल, आप मजीद सवाल है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं. मैं बस वीडियो पर बाद में जाकर जो है उसको कमेंट कर दूंगा. चलो, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.